हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 का पार्ट 2 का लेक्चर होगा और जो चैप्टर्स हमारे बच गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो हम टाइम को गंवाते नहीं हैं और बिना टाइम को बर्बाद किए हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप इन सब क्लासेस का पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन देखना, मैंने उसमें बताया है कैसे आप ले सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे जुड़ जाओ और आप वहाँ पे हमें अपना डिटेल्स भेजना, जैसे नाम, सब्जेक्ट है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट और एड्रेस, ये लिख के भेजना। मैं आपको अच्छे से अगले 1 महीने गाइडेंस दूंगा और जो भी आपको ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सो पहला है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जलवायु। तो आपको पता है कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है। ठीक है ना, बस इतना ही, बस बेसिक जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बस वही हम पढ़ेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जलवायु के तत्व क्या होते हैं, यानी कि जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है, जलवायु में बदलाव कैसे आते हैं। तो उसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर में परिवर्तन, पवन यानी पवन का चाल कितना है, आर्द्रता यानी आपको जो गर्मी लग रही है उसमें आप घुटन महसूस कर रहे हो, तो ये सब ह्यूमिडिटी के कारण ही होता है ना। वर्षण यानी कितना वर्षा हो रहा है। तो जलवायु के बेसिकली कारण क्या क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो ये 5 तत्व जो है ये जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। तो वो सिंपली पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आप बताइए जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कौन से कारक हैं। तो वो आपको पता होगा कि तापमान, दाब, आर्द्रता, है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला है कि ऋतुओं का विभाजन कैसे होता है, मतलब ये गर्मी है या ठंडा है, तो वो होता है महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे। मतलब कि अभी जैसे जनवरी का महीना है, तो ये कैसे निर्धारित होगा कि जनवरी जो है वो गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है। तो हम पूरे जनवरी महीने का औसत वायुमंडलीय अवस्था, मतलब औसत उसका तापमान कितना है, उसका दाब कितना है ना, उसकी आर्द्रता कितनी है, उसका वर्षा कितना हो रहा है, तो इस आधार पे क्या होता है कि हम किसी भी ऋतु का वर्गीकरण करते हैं कि ये ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेगा कि बताइए कि ऋतुओं को हम किस तरीके से विभाजित करते हैं, या ऋतुओं का किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, या ऋतुओं का किस तरीके से पहचान करते हैं। तो वो महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे हम ऋतुओं का वर्गीकरण करते हैं या निर्धारण करते हैं। अब है कि भारत का जलवायु कैसा है। तो भारत का जलवायु मानसूनी है और एशिया में जो मानसूनी जलवायु होती है वो मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करोगे, जैसे ये अगर विश्व का मैप है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि एशिया इस क्षेत्र में पड़ता है ना, और यहीं पे हमारा प्यारा सा भारत है, मान लेते हैं फ़ोटो में। ठीक, तो ये क्या है कि वर्ल्ड मैप के हमारे दक्षिण में पड़ता है, और ये देखो ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो। तो ये देख लो आप, अगर पूरा मैप को अगर उठाओगे तो ये हमारा क्षेत्र कहाँ पड़ता है। पहली बात कि पृथ्वी के दक्षिणतम साइड में पड़ता है और ये उत्तर के नज़दीक है ना, सॉरी पूरब के नज़दीक है। तो ये क्या होगा, हमारा मानसूनी जो होगा वो या तो दक्षिण होगा या दक्षिण पूर्व होगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि थार रेगिस्तान जो है, ठीक है, तो वहाँ पे दिन का तापमान 50 डिग्री तक रहता है, और जबकि रात में उसी टाइम 15% रहता है कहाँ पे, गिर में। ठीक है ना, मतलब गिर और थार मरुस्थल दोनों एक ही क्षेत्र है। ठीक है ना, तो वहाँ पे दिन में कितना होता है,
एक क्षेत्र मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो वहाँ पे दिन में होता है 50% से अधिक तापमान, लेकिन 15% से कम रात में होता है। वो गिर नहीं दिया हुआ है, गिर कर दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि बताइए वो कौन सा स्थल है जहाँ पे दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहती है और रात के समय 15 डिग्री रहती है। तो वो हमारा थार मरुस्थल का क्षेत्र है। अगला पूछेगा कि बताइए वो कौन सा स्थान है जहाँ पे दिन तथा रात का तापमान लगभग बराबर रहता है। तो वो केरला और अंडमान निकोबार का क्षेत्र। बाकी और भी चीज़ें हाईलाइटेड दी हुई है, वो इसलिए दी है कि आप अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप पीडीएफ पढ़ के उसे समझ सकते हो। अब देखो, वर्षा जो है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि वर्षा सभी जगह एक होगी। जैसे प्यारा हमारा भारत है, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो यहाँ पे भी हो, नहीं ना। तो वर्षा का वितरण अलग अलग होता है, मतलब कोई क्षेत्र में कम, कोई क्षेत्र में ज़्यादा। तो वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है वो मैं बताता हूँ आपको। और लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये जैसे ये प्यारा हमारा भारत है, तो आपको पता है कि मानसून की उत्पत्ति यहाँ से होती है, केरला के क्षेत्र से होती है। सबसे पहले केरला से होती है, वो इधर जाती है, ठीक है ना, इधर जाती है। तो यहाँ से जहाँ से उठेगी वहाँ हमेशा लो प्रेशर लगता है, यानी निम्न दाब लगता है, और जहाँ पहुँचता है वहाँ पे हाई प्रेशर लगता है। तो जब ये यहाँ पे आती है, यहीं तक मानो ना, सॉरी, वो उधर बाहर चली जाती है, फिर यहाँ से टकरा के फिर इधर वापस आती है। तो अलग कॉन्सेप्ट है, पहले आप यहाँ से समझो। तो जब इस तरीके से यहाँ पे बरसात की शुरुआत होगी, जब यहाँ पे वो आके गिरती है, तो ये आके क्या गिरती है, मेघालय के क्षेत्र में, यानी उत्तर पूर्व में गिरती है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में गिरती है। तो इस क्षेत्र में मैक्सिमम जगह पे 300 से 400 मीटर की वर्षा होती है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब यहाँ पे फिर लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे बारिश रुकने के बाद, तो ये क्या होगा कि अगले सीजन में, या ये सब सीज़न जून तक होगा, और फिर जब ऐसे रिटर्निंग वाली बात होगी तो यहाँ से होते हुए बारिश यहाँ तमिलनाडु के तट पे गिरती है। तो इसलिए यहाँ के क्षेत्रों में बारिश कम होती है। क्यों होती है? दबाव के कारण, है ना। जितना वायुमंडलीय दबाव होगा या वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, उसी के हिसाब से परिवर्तन होते हैं ना, कहीं पे बारिश कम, कहीं पे ज़्यादा। तो इसलिए इस क्षेत्रों में क्या होता है कि 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। समझ में आया? अब इसके और भी है कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है, किस महीने में होती है, तो वो हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे। आगे देखिए, अगला है, पूछेगा कि बताइए अधिकतर भागों में भारत के किस महीने में वर्षा होती है। तो जून से सितंबर महीने में होती है। मतलब कि 1 जून से केरला में स्टार्ट होती है ना बारिश, और 10 जून तक आपको नॉर्थ में पहुंचता है, यानी उत्तर में पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए पूछा, सीधे एग्जाम में पूछा कि बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश, यानी कि सब अधिकतर भागों में बारिश किस मंथ में होती है। तो दे देगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ भी देगा, लेकिन वो जून से सितंबर एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। लेकिन वही हमारे तमिलनाडु में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में होती है। क्यों? क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर में सबसे लास्ट में होती है। अभी हमने यहाँ पे बताया था ना मैप पे कि बारिश यहाँ से शुरू होती है, और फिर यहाँ से आके यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ से आके तमिलनाडु होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में बारिश वापस चले जाती है। यानी कि यहाँ पे अरब सागर से शुरू होगी, फिर यहाँ पे जाएगी इस क्षेत्र में, और यहाँ से जब वो टकरा के हिमालयी क्षेत्र के बाहर यहाँ पे उत्तर मध्य में बारिश गिराएगी, और फिर यहाँ से लो प्रेशर बनेगी, फिर लौटते हुए बारिश कहाँ, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में वर्षण की क्रिया पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम जून से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु में नवंबर से होंगे। ठीक है, तो जून से होते हुए यहाँ तक, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस बार भी बीपीएससी ट्री 2 में पूछा था कि बताइए 10 जून को बारिश कहाँ होती है। तो वो जो हम मैप देखेंगे तो उसमें डेट वाइज हम समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सब डेट याद रखना मुश्किल है, क्योंकि 28 राज्य है, तो 28 राज्य को डेट याद रखना कि 10 जून को यहाँ आता है, 11 जून को यहाँ आता है, तो टफ काम है ना। अब आगे देखते हैं।
समानतः तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है और यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है। ठीक है, अब इसका हम समझते हैं कैसे। अब देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, मेरे से मैप सही बनता नहीं है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो हुआ कि बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में तापमान में अंतर कम होती है। तो तटीय क्षेत्र में। क्यों होती है भाई साहब? तो ये हमारा तटीय क्षेत्र है, इधर बंगाल से लेके यहाँ तमिलनाडु में, जो आपको पता है पूर्वी तट है, और यहाँ पे गुजरात से चालू होके केरला में ये हमारा पश्चिमी तट है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट। तो तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि आपको पता है इधर में अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर में अरब सागर है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है ना कि हमेशा क्या होता है कि जो वायु की परिसंचना होती है वो हमेशा घूर्णन करती रहती है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि तापमान में बढ़ोतरी या घटोतरी क्या होगा कि कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र की उपस्थिति के कारण तापमान क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होता है कि तापमान एक समांतर रूप से चलती रहती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा पूछ रहा है कि आंतरिक भागों में मौसम अंतर अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पता है कि आंतरिक भागों में, जैसे ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कभी तापमान अधिक रहता है, कभी ज़्यादा रहता है। इसके पीछे तो कई कारण हैं। पहला कारण है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषक वगैरह के कारण, है ना। मौसमी जो चीज़ें होती है वो परिवर्तन होती रहती है। जलवायु परिवर्तन तो सबसे बड़ा कारक है ना मौसम में परिवर्तन का। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का भी कारण है, जो यहाँ से जब आती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ की जो घटना होती है ठंड के दिनों में होती है, जो गेहूँ के लिए लाभदायक होती है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये इस धारा से बहते हुए जब इधर में आके वर्षण होती है ठंड के मौसम में, अगर नवंबर दिसंबर में जब मध्य भारत में होती है, तो उसे पश्चिमी विक्षोभ की घटना कहती है, जो तेज़ हवाओं के साथ घटती है, और वो हमारे रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, गेहूँ की खेती के लिए स्पेशली, क्योंकि दिसंबर के महीने में गेहूँ की खेती होती है। तो ये 2-3 कारक जो है, तो वो क्या करता है कि तटीय क्षेत्र में आपका सामान्य ताप निर्धारण करने में मदद करता है, और मध्य भाग में ऋतुओं में अंतर आता है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की घटना है, प्रदूषक घटना है, अलग अलग क्रियाएं हो रही है, तो इस कारण। और यहाँ पे क्या होता है, तटीय क्षेत्र में कुछ नहीं होता, क्योंकि समुद्र के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्यापार के लिए आप समुद्री मार्ग का संचालन करोगे। लेकिन मध्य भाग में कहीं औद्योगिक चीज़ लगी हुई है, कहीं अपशिष्ट पदार्थ का बहाव नदियों में हो रहा है, तो ये सब कारण क्या है, ऋतुओं को इफेक्ट करती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हैं। अब अगला चीज़ समझिए, अगला चीज़ क्या पूछेगा कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा किस ओर घटती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, ये याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा किस ओर से किस ओर घटती है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। मतलब कि जब बारिश इधर से ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे आके गिरता है ना। तो इस क्षेत्र में आपको पता है मानसून राम है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी है, तो ये सब मेघालय वाले क्षेत्र में। तो ये इधर से जा रही है ना, इधर ईस्ट है, ठीक है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो इधर में ज़्यादा होती है। और ये क्या है, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसलिए इधर में क्या होगा, कम बारिश होगा। तो पूर्व में सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र चेरापूंजी, ये सब क्षेत्र हैं। मानसीराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश होती है मेघालय वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। और इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पे कम होगी। तो ये पूरब, और इधर पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती रहती है। अब अगला है कि जलवायु नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ कारक है, जैसे अक्षांशीय कारक, ऊंचाई का कारण, वायुदाब का कारण, पवन तंत्र का कारण, समुद्री दूरी, महासागरीय कारक, है ना। ये सब कारक है जो हमारा जलवायु नियंत्रण होता है। अब कैसे समझोगे इसके,
अक्षांशीय से क्या होता है कि अक्षांश रेखा मतलब जैसे प्यारा भारत का मैप है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि अक्षांशीय रेखा इधर से इधर फ्लो करती है, ये अक्षांशीय रेखा आपका भारत देश पे। तो ये क्या होता है कि ऊपरी वाला क्षेत्र में क्या होता है, नॉर्थन क्षेत्र में हिमालय है, ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र में क्या है कि आपका समुद्री क्षेत्र है ना, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल है इधर में, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि ऊपर से नीचे में जलवायु क्या करता है, अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा ऊंचाई के कारण, तो आपको पता है कि अधिक ऊंचाई पे बरसात कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र है ना, और यहाँ पे हिमालय रेंज है ना। तो हिमालय रेंज के कारण क्या होता है कि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में ठंड के मौसम में इधर में कम बारिश वगैरह होती है। ये गर्मी के भी मौसम में, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। इस तरीके से आप कुछ कुछ याद रखना, बस ये 6 कॉन्सेप्ट याद रखना। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जलवायु को नियंत्रित करने वाले निम्न में से कौन कौन से कारक है। तो आपको अगर ये छवों कारक याद रहेंगे तब ना आप लगोगे अच्छा चलो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, या मोर देन 1 सही है। तो ये छवों कारक आपको याद होना चाहिए। ये हमने बता ही दिया, तापमान विषुवत से ध्रुव की ओर घटती है, कैसे घटती है फिर से समझ लीजिए। ये हमारा पृथ्वी है प्यारा सा अर्थ, और ये बीच वाला भाग आपको पता है 0 डिग्री यानी विषुवतीय रेखा है, और ये हमारा सूरज है, ठीक है। तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, जो सबसे समान होगी, तो ये सब सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो क्या होगा, सूरज की रोशनी कम पड़ेगी। तो जहाँ पे आपको पता है कि सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, सूरज की रोशनी देर से पहुँच रही है ना, ये नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे सूरज के फ्लो क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी सूरज की रोशनी, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा तापमान, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा जैव विविधता, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वर्षा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका सूरज का रोशनी कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे तापमान कम होगा, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता कम होगी, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होगी, ठीक है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता घटती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बारिश कम होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि सबके सब तापमान पर निर्भरता के कारण, ठीक है ना, सूरज की रोशनी की परिघटना प्राप्त करने के कारण, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो, महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। क्यों होती है महासागरीय अवस्था, क्यों, क्योंकि समुद्र की जो पानी होती है जितना जल्दी वो ऊपर में गर्म होगा उतना ही लेट से वो नीचे में ठंड होगा, क्योंकि उसका विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसके क्षेत्र विस्तार के कारण उसमें क्या होता है कि वो जब गर्म रहता है तो बहुत देर तक गर्म रहता है, और जब ठंडा रहता है तो बहुत देर तक ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें गहराई होती है ना नीचे तक, और उसका विस्तार, जैसे ये एक तालाब है और ये एक समुंदर है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, कम तापमान रहेगा, यहाँ पे कम क्षेत्र रहते, जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एक हमारा स्टोव गैस है, ठीक है, ये स्टोव गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक गिलास में पानी भरते तो क्या होगा, ये जल्दी उबलेगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा है। लेकिन हम यहाँ पे एक हड़िया लेते हैं, ठीक है, ये हड़िया लिए, तो इस हड़िया को क्या होगा, इसको गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ठंडा करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। अगर ये अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिएगा, गैस के स्टोव पे दोनों क्रिया को करके देख लीजिएगा, तो आपको समुद्र का क्रिया समझ में आ जाएगा। अब कुछ और देख लेते हैं। अब जैसे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो वो फार्मूला वाला चीज़ है ना कि मित्र पर गमछा झाड़।
तो वो मैं बता दूंगा, वो सब सेपरेट वीडियो में। जितने भी मिसलेनियस चीज़ें हैं ना, विविध चीज़ें जो मतलब बिना ट्रिक के याद होगा नहीं, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे ये सब छोड़ देते हैं कि अक्षांश का रेखा कहाँ है, कर्क रेखा कहाँ पड़ता है, मकर रेखा कहाँ पड़ता है ना, तो ये सब जो मिसलेनियस चीज़ें वो सब हम छोड़ देते हैं। अब देखिए कि भारत की जलवायु की विशेषता क्या है, एग्जाम में सीधे पूछेगा। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सिंपल पूछेगा कि बताइए भारतीय जलवायु की विशेषता क्या है, तो दे देगा उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती, सॉरी तो इस तरीके से दे देगा, तो आपको पता होगा तब ना। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भारतीय जलवायु की विशेषता है। कैसे है, तो जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा विषुवतीय रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। और भारत, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हिमालय जो है वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। कैसे रोकती है वो हम फिर से मैप पे देखते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है ना, तो इस क्षेत्र में आपको पता है कि हिमालय है, ठीक है। और इधर में क्या पड़ता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है ना। इधर में एशिया की जो है, रसिया की साइबेरियन हवाएं वगैरह जो है इधर से पड़ती है, ठीक है। तो ये जो हमारे हिमालय है, ये हमारा क्या करता है, एक दीवार का काम करता है, ठीक है। और ये दीवार क्या करती है कि ठंडी हवाएं जो हैं ये हमारे भारत में आने से इसे रोकती है। अगर ये हिमालय नहीं होती तो हमारे भी देश में लोग गोरे गोरे होते। क्यों होते, क्योंकि ठंडी की मौसम रहती। और जिस तरीके से रसिया के लोग उजले उजले होते, उसी तरीके से हमारे देश के भी होते, क्योंकि ठंडी मौसम में पता है ना कि लोग गोरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ठंडी जो हवाएं होती है, ठीक है, उससे रक्षा कौन करता है हमें, तो हिमालय करता है। बात समझ में आई। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि बताइए हमारे देश में मध्य एशिया या एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से रक्षा कौन करता है, हिमालय करता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में तापमान नियंत्रण करने में कौन मदद करता है, तो हिमालय पर्वत करती है, ठीक है। 2 तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो हमें ना 2 कॉन्सेप्ट समझनी है। पहले उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, ठीक है, और दूसरी दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। ये थोड़ा ना अजीब टाइप का है मौसमी चीज़, लेकिन ये समझना इजी है जो मैंने समझा था उस तरीके से। तो पहली बात तो एक चीज़ याद रखना है कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। पहली चीज़ ये पूछेगा एग्जाम में, बताइए भारत किस व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि भारत में जो वर्षा होती है, अब बस इतना याद रखना जो मैं बताऊँगा, बाकी ये इतना चीज़ में कहाँ क्या लिखा हुआ है वो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। आपको ये पता ही है कि बरसात का कारण क्या है, कोरियोलिस बल, यानी पूछेगा एग्जाम में, बताइए कि वर्षा का मुख्य कारण या व्यापारिक पवनों के बहाव के कारण जो वर्षा होती है तो उसका कारण क्या है। या ऐसे पूछेगा कि बताइए जो दबाव होता है वो निम्न से उच्च दबाव की ओर जाता है या ऊपर से उच्च से निम्न दबाव की ओर, उसका कारण क्या है, तो कोरियोलिस बल। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो क्या है, जो मैंने समझा, क्योंकि ये आपको भी नहीं एग्जाम में याद रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा, तो मैंने एक चीज़ जो समझी, तो ये देखो, ये जैसे प्यारा भारत का नक्शा, ठीक है ना, मेरे से नक्शा बनता नहीं है, मैं एक मैप ही ले लेता हूँ। देखो ये मैप है, ये वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 5 जून को वर्षा कहाँ से होती है, तो हैदराबाद के क्षेत्र से होती है। ये मैप तो आप याद रख ही लेना, ये मैप मस्ट है कि 5 जून से कहाँ से होती है, 10 जून से कहाँ से जाती है, 15 जून से कहाँ से जाती है, 15 जुलाई, 1 जुलाई कहाँ से, है ना। तो ये वाला आप याद रख लेना। मैं इस मैप पे बताता हूँ भारतीय मानसून को, ठीक है। तो ये क्षेत्र है अरब की सागर, आपको पता है, और ये क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। बहुत ध्यान से सुनना। पहले हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। पहली बात, तो इसके 2 तरीके क्वेश्चन है। भारत, पहले मैंने बताया आपको कि भारत क्या है, उत्तर पूर्व मानसूनी वाला क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अगर ये एग्जाम में पूछे कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा किसके कारण वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है।
अब कैसे होती है, किधर होती है, वो मैं बताता हूँ। तो पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरब सागर से। ठीक है, अरब सागर में, या हिंद महासागर ये वाला क्षेत्र है, ये तो पता ही है, लेकिन क्योंकि हमें अरब सागर से लेना है क्योंकि केरला से शुरू होती है ना, तो यहाँ से क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को शुरू होगी। ठीक, और ये फैलता हुआ फैलता हुआ फैलता हुआ फैलते हुआ ये आपको कहाँ तक आ जाएगी? मेघालय वाले क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, मेघालय वाला क्षेत्र यहाँ तक। ठीक है, ये है हमारा हाई प्रेशर और ये है हमारा लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने ऊपर में शायद लो प्रेशर बोल दिया था, आई एम सो सॉरी उसके लिए। तो ये हमारा है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च दबाव के कारण क्या होता है कि लोग में उतावलापन आता है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर के काम करने लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ समझते हैं, यहाँ पे उच्च दबाव है और यहाँ पे लो दबाव है, यानी निम्न दबाव है। तो आपको पता है जब शरीर में हमें कमी महसूस होती है खाने की तो हम क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, तो हमें विटामिन दी जाती है। इसी तरीके से समझना है। तो उसी तरीके से इसके पास क्या है, ज़्यादा विटामिन है, और इसके पास क्या है, कम विटामिन है। तो कभी क्या करेगा, ज़्यादा विटामिन वाला को कम विटामिन वाला आकर्षित करता है, तभी तो उसको एंटीबॉडीज मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझो आप। तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करेगा, यहाँ से लो प्रेशर वाला की तरफ जाएगा, और ये बारिश आपको उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, यानी कि वो शिलोंग वाला क्षेत्र वगैरह में बरसात कराएगी। ठीक है, और ये बारिश यहाँ से फिर, क्योंकि ये आपका पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो यहाँ से मूव करके ये पूरा भारत में बरसात कराएगी। तो ये पूरा भारत में बारिश कैसे हो रहा है, ये सब क्षेत्र में कौन बारिश करा रहा है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पहला बात, तो पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम क्या कराता है, बारिश कराता है। कब तक कराता है, तो अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर के महीने तक। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का हो गया। तो पहला हुआ कि भारत में मानसूनी आगमन किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। कैसे होता है, क्योंकि 1 जून के आसपास अरब सागर या हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च दबाव के कारण, निम्न दबाव के आकर्षण के कारण ये मूव करती है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जहाँ पे मेघालय वगैरह के क्षेत्र में खूब वर्षा कराती है, और उधर ही दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, मौसिनराम वगैरह। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मौसिनराम में, और वो कहाँ है, तो मेघालय में है। ठीक है, ये हुआ दूसरा बात। अब है कि ये तो हमने आगमन करा दिया, अब इसके बाद क्या होगा, आगमन के बाद ये बाहर जाएगा, तो फिर क्या करेगा, बाहर जाने के लिए इस क्षेत्र से अब आएगा उत्तर पूर्व, यानी ये नॉर्थ और ये ईस्ट। दक्षिण पश्चिम कैसे होगा, सॉरी, ये जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमने पहले पढ़ा दक्षिण पश्चिम, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, दक्षिण पश्चिम है ना, और बारिश यहीं से उठ के यहाँ गया था, और फिर यहाँ से इधर वापस आया था यहाँ के पर्वतीय पठारीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, और यहाँ तक आके पूरा बारिश करवा दिया यहाँ तक। ठीक है, सब जगह बारिश करवा दिया। बारिश करवाने के बाद इस वाले क्षेत्र से बारिश हो गई उधर में। अब क्या होगा कि मानसून का आगमन हो गया। अब मानसून का आगमन के बाद क्या होगा, मानसून का बाहर जाना होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, अब ये वाला क्षेत्र क्या है, उत्तर पूर्व है ना, तो बारिश यहाँ से होगी तब ना नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको तो हिमालय है ना, हिमालय रेंज है, तो बारिश तो उधर जा नहीं सकती है। तो हिमालय से टकरा के बारिश क्या होगी, नीचे की ओर गिरेगी। तो वही तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या होगा, नवंबर के महीने में ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व बारिश के कारण तमिलनाडु में बारिश होती है। तो भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, दक्षिण पश्चिम के कारण, और भारत से मानसून का जाना कैसे होता है, तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण। ये 2 कॉन्सेप्ट है, बस इसी तरीके से समझ लेना। मैंने सारा ऑब्जेक्टिव भी बता दिया और सारा सब्जेक्टिव भी बता दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट है जेट धाराएं। तो जेट धाराएं क्या होती हैं, ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है, और ये जब 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में उत्तरीय अक्षांश के बीच में जो पवनें चलती हैं ना, उसे ही कहा जाता है जेट धाराएं। ठीक है, और ये जेट धाराएं जो है ये पूरे भारत में ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए, जेट धाराएं पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है,
उसके अलावा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बारिश करती है। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा कि बताइए जेठ धराई ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो हिमालय क्षेत्र में होती है। दो तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। तो पहली बात तो ये इसका उत्पन्न कब होगा? सर्दी के महीने में होगा, जब नवंबर दिसंबर के टाइम होगा। किसके कारण होगा? पश्चिमी प्रवाह के कारण, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है ना। और ये किसे प्रभावित करेगा? तो भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम को। कैसे? जैसे देखो, ये भारत का नक्शा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि भारत ऐसे जाता है और इस तरीके से ऐसे वापस आता है और फिर ऐसे वापस आ जाता है। तो इस तरीके से मानसून पूरा ख़त्म हो जाता है। तो पहली बात तो ठंडी के मौसम की बात हो रही, तो ठंडी के मौसम में क्या होगा? इधर में ही गिरेगा ना, इस क्षेत्र में, मध्य भारत में। ठीक है, और किसके कारण कह रहा है? उत्तर एवं पश्चिम। तो ये नॉर्थ और वेस्ट वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि ये ठंडी के मौसम में होती है। ठंडी के मौसम में क्या होता है कि मानसून का जाने का काम होता है। समझ में आ गया? ये अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। मैंने दिसंबर बोला, अक्टूबर बोला, नवंबर बोला, सब एक ही बात है। ठंडी के मौसम जब से शुरुआत होती है तब से मान लेते हैं हम। और एक और बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या करता है कि ये फसलों के लिए अच्छा होता है, खास करके लिए गेहूं के लिए। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कौन सा चक्रवात या कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र गेहूं के लिए लाभदायक है? तो पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ये कैसे प्रभावित होता है? तो भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं भारत के मॉनसून को। तो देखो, भारतीय मॉनसून का क्या है, आपको पता है कि मॉनसून जहाँ पे तापमान अधिक होती है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा लाती है ना। तो मॉनसून तो पहली बात कि भारत में स्टार्ट कब होती है? तो जून जुलाई के आसपास होती है। ठीक है ना, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने पर स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों वाले क्षेत्र में उच्च दाब का होता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, जो प्रायः विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, और इसे मानसून गर्त के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है कि बताइए मानसून गर्त किसे कहते हैं? तो मानसून गर्त उसे कहते हैं जब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये 0 डिग्री है, ये जो है 30 डिग्री वाला क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? जब 5 डिग्री उत्तर में स्थित गंगा की मैदान, जब ये ऊपर खिसक जाता है 5 डिग्री उत्तर की तरफ, नॉर्थ इधर है ना, तो 5 डिग्री जब इधर खिसकेगा तो इस क्षेत्र में क्या होता है? इसे मानसूनी गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं आप तो खुद समझ जाओगे कि ठंडी के मौसम में किधर रहता है, मैंने वो बता ही दिया, नॉर्थ पोल वेस्ट पोल, तो वो हम टाइम बर्बाद या नहीं करेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो पहली बात कि ये देखो, ये है हमारा मैप। ठीक है, ये है 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या होता है? लो प्रेशर बनता है। फिर यहाँ जब हम आएंगे 22.5 डिग्री, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, है ना। तो इस तरीके से चलते जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री लो प्रेशर है, तो ये क्षेत्र में ही क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उपस्थित होता है, ये 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो पहली बात ये क्या होगा? निम्न दाब का क्षेत्र होगा। ठीक है, और इसकी गति क्या होती है कि उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती है धीरे धीरे सूर्य के कारण। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी से कुछ कहना नहीं। और यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का आपस में मिलाव होता है। तो पूछेगा कि बताइए किसके कारण उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, या कहाँ पे उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है?
तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अल नीनो की घटना, तो वो हम समझ लेते हैं। मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाता हूँ। सो ये देखो, ये मैप है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका, और यहीं पे एक है पेरू की जलधारा, ठीक है ना, पेरू की जलधारा। और आपको पता है कि पेरू की जलधारा ठंडी होती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या होता है कि गर्म जलधारा चलती है और यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है। तो नॉर्मल स्थिति होता है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब ये पेरू की जलधारा यहाँ पे ठंड ना हो के गर्म का मौसम हो जाए, यानी गर्म जलधारा में थोड़ी देर के लिए परिवर्तित हो जाए, और ये ऐसे ना चल के ये ऐसे वापस अगर क्रिया करने लगे, तो ये एल नीनो। सिंपल सा अर्थ याद रखना है कि अल नीनो के घटना में पेरू की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पे वो गर्म जलधारा का प्रवाह करती है, तो इसे हम एल नीनो की घटना कहते हैं। डेट्स इट। अब हम देखते हैं मानसून का आगमन एवं वापसी। तो मानसून का आगमन कब होता है? जून में होता है, और यह सामान्यतः 100 से 120 दिनों के बीच में भारत में रहता है, ठीक है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करती है, हमने बताया केरला के क्षेत्र से, और यहीं पे दो शाखा में बढ़ जाती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला सागर, ठीक है। अब 10 जून के बाद मुंबई में पहुंचती है। ये याद रख लीजिए कि मुंबई में कब पहुंचती है मानसून, तो 10 जून। यही सब एग्जाम में आएगा। असम में कब पहुंचती है, तो जून के प्रथम सप्ताह में। मध्य जून तक कहाँ पहुंचती है, तो सौराष्ट्र में कच्छ में। अब देखो कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे आपस में मिलते हैं, तो वो दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलते हैं। अब मैं इसे मैप पे दिखाता हूँ। जैसे ये मैप है, तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे जाती है, ठीक है, नॉर्थ क्षेत्र में, और फिर ऐसे आके यहाँ रुकती है, और यहाँ रुकने के बाद ये क्या करती है कि इधर उत्तर पूर्व के साथ बाहर गिरती है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये कौन वाला क्षेत्र है? नॉर्थ, उत्तर और वेस्ट पश्चिम। और ये क्षेत्र कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। तो ये कहाँ पे मिलती है? तो गंगा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ये क्योंकि ये गंगा का मैदान है ना, गंगा का फ्लो इधर से होता है ना, उत्तराखंड के क्षेत्र से। समझ में आ गया? बस क्षेत्र याद रखिएगा, मैप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मानसून की वापसी कब होती है? तो मध्य अक्टूबर तक मानसून की वापसी होने लगती है, और ये कहाँ चली जाती है? तो फिर से तमिलनाडु के क्षेत्र में वापस चली जाती है। और ये शेष भाग से, यानी पूरी तरीके से मानसून भारत से वापस कब होती है? तो दिसंबर में होती है। वापसी होती है मध्य अक्टूबर से, लेकिन पूरे देश से वापसी कब हो जाती है, मतलब भारत छोड़ के वापस कब चली जाती है? तो दिसंबर में। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। मानसून भारत में सबसे पहली वर्षा कहाँ करती है? तो द्वीपों पर करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर से जब हम प्रवेश करेंगे भारत में तो लक्षद्वीप वगैरह के क्षेत्र आएंगे, केरला में भी बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। अब है कि ऋतुएं, मतलब हमारे यहाँ कितने सीजन हैं? तो हमारे यहाँ मुख्यतः 4 सीजन है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधता के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, ठीक है ना। वहाँ पे स्प्रिंग सीजन वगैरह मत लिख दीजिएगा। जब हमें एनसीईआरटी में बताया गया है कि मुख्यतः 4 है ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून का वापसी, ये 4 ऋतु है। शीत ऋतु का आरंभ कब होता है? तो मध्य नवंबर से आरंभ होता है और फरवरी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। शीत ऋतु मतलब ठंडा का मौसम।
अगला एग्जाम में पूछा कि सबसे ठंड महीना कौन होता है, तो दिसंबर एवं जनवरी का। तापमान कब घटता है शीत ऋतु में, तो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर शीत ऋतु में तापमान घटती है। और इस ऋतु में क्या होती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती है। आपको पता है कि नवंबर दिसंबर के समय में ही भारत से ऋतुओं की वापसी होती है, तो वापसी होते हुए दिसंबर में कहाँ बरसती है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने मैप पे बता दिया है। और शीत ऋतु में ये जो पवनें किधर से किधर बहती है, तो स्थल से समुद्र की ओर। मैं एक बार और मैप पे समझा देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे उत्तर पूर्वी की बात हो रही है ना, तो आपको पता है ना उत्तर पूर्वी कहाँ है, ये क्षेत्रीय है ना, और ये उत्तर पूर्वी कहाँ आती है, यहाँ से मध्य भारत से होते हुए ना तमिलनाडु के और समुद्र में मिलती है। तो ये स्थलीय क्षेत्र है और ये समुद्री क्षेत्र है, इसलिए स्थल से समुद्र की ओर बहती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होती है, चक्रवाती विक्षोभ आती है। आपको अभी मैंने बताया था ना कि ठंड के मौसम में दिसंबर के महीने में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो वो कब आते हैं, शीत ऋतु में। ये समय बता रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में सीधे पूछ देगा कि बताइए उत्तर पश्चिम जो विक्षोभ है वो कब आती है, तो वो आती है ठंड के महीने में। इस समय मैंने बता दिया। कौन सी पवनें चलती है शीत ऋतु में, तो उत्तर पूर्वी चलती है। अब देखिए, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, तो महावट कहते हैं। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। पूछे कि महावट किसे कहते हैं, तो शीत ऋतु में होने वाली एक वर्षा है जिसे हम महावट कहते हैं। और आपको पता है कि शीत ऋतु में ही रबी की फसलें उगती हैं, यानी गेहूँ वगैरह। तो ये शीत ऋतु के लिए महत्वपूर्ण है, रबी की फसल। अगला है ग्रीष्म ऋतु। तो ये मार्च से मई के बीच में होता है, यानी गर्मी का महीना। और सबसे अधिक गर्मी कब होती है, तो मई में होती है। अगला पूछेगा एग्जाम में कि बताइए मार्च में दक्कन का पठार का कितना उच्च तापमान होता है, तो 38 डिग्री सेल्सियस। और गुजरात का और मध्य प्रदेश का अप्रैल में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 42 डिग्री। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है ऑलरेडी। और मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों में कितना तापमान रहता है, तो 45 डिग्री। और लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में क्या रहता है, तो तापमान कम रहता है। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान कम होता है, क्योंकि वो तटीय क्षेत्र के निकट में है और उधर में मानसून की अभी तक आगमन नहीं रहता है, बल्कि उधर में मानसून कब होता है, वापसी के टाइम में उधर में बारिश होती है। तो इसलिए उधर में तापमान कम रहेगा। और ठंड के मौसम में उधर में क्या रहता है कि अचानक बारिश होती है और उधर में टेम्परेचर चेन्नई में 25-30 डिग्री तक रहती है नवंबर दिसंबर में। ठीक है। अब अगला है लू। तो लू कैसे चलती है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना भारत, तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट है। तो इसी क्षेत्र में ना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो इधर ही सबसे ज़्यादा लू चलेगी। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ये क्या होती है, शुष्क एवं गर्म पवनें रहती है। लू लगने पे क्या होता है, आपको लगता है ना मन विचलन टाइप का हो गया, गर्मी लगता है, खूब प्यास लगता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि शुष्क पवनें चलती है। वो जब पवन भी चलती है तो झरोका टाइप का चलती है, जिससे आपका मुँह सूखने लगता है ना। और जब वो नम पवनें रहेगी तो क्या करेगी, आपको ठंडक देगी। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको खुद याद रखनी है। अगला है हिम वृष्टि। तो ये हिम वृष्टि कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ हिम देख के आपको ये नहीं समझना है कि ठंडा, नहीं, हिम वृष्टि किस ऋतु में होती है, एग्जाम में पूछेगा, तो ग्रीष्म ऋतु में होती है।
और ये क्या होती है, 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। मतलब हिमवृष्टि में ये नहीं कि बर्फ़ है तो अब भाई बारिश नहीं होगा, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो भी मूसलाधार बारिश। कब होती है, तो गर्मी के महीने में। इसी गर्मी के महीने में कर्नाटक एवं केरला में पूर्वी मानसून होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा कहते हैं। ये आपका ट्री 1 में क्वेश्चन आया कि बताइए आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो कर्नाटक एवं केरला में होती है। ठीक है, किसके लिए होती, किसके कारण होती है, तो पूर्वी मानसून वर्षा के कारण होती है। कब होती है, गर्मी में होती है। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बताते चलता हूँ आपको। अब है अगला क्षेत्रीय वृष्टि छाया। मतलब अभी मैंने बताया वृष्टि छाया, हिम वृष्टि क्षेत्र। अब मैं पढ़ा रहा हूँ वृष्टि छाया क्षेत्र। तो पहली बात की वृष्टि छाया क्षेत्र होता कहाँ है, तो ये होता है दक्षिण के पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में। ठीक है, और इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिन राम में होती है। और किस मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अभी मैंने मैप पे बताया था ना कि यहाँ से वर्षा जाके यहाँ गिरती है हिमालय के दक्षिण पश्चिम में, और फिर इधर से होते हुए यहाँ पे और फिर यहाँ पे वापस। ये सब भूलना नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है कि गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। कैसे घटती है भाई साहब, तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत है ना, कुछ भी समझ में नहीं, मैप लगना, ये गंगा का मैदान है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कैसे घसेगी, तो इधर ईस्ट से है ना, इधर से बारिश आ रहा है तो इधर आके घटेगी, तभी नहीं जाके नीचे में वापस चली जाएगी, तभी नहीं यहाँ से फिर उत्तर पूर्व वर्षा चालू होगा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर आ रही है, इधर आ रही है ना, और इधर जब ये वापस जाएगी इधर में तो क्या होगा, बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर दक्षिण पश्चिम की जगह क्या होगा, उत्तर पूर्व मानसून चालू हो जाता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में गंगा घाटी में पानी या वर्षा की मात्रा किधर से किधर घटती है, तो उत्तर से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। अब वर्षा विराम क्या होता है, वर्षा विराम मतलब जहाँ पे जाके बारिश के मौसम ठहर जाती है तो उसे वर्षा विराम कहते हैं। ठीक है, अब अगला है कि बताइए कि वर्षा अच्छी होती है कब, जब मानसून के गर्द का अक्ष मैदान के ऊपर ऊपर उठता होता है, ऊपर उठता है, जिसके कारण क्या होता है कि दबाव वगैरह में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसके कारण। और जब वो नीचे आता है तो क्या होता है, शुष्क अवस्था में होता है, मतलब वहाँ पे क्या होगा कि बारिश की मात्रा कम होगी। और इसी के कारण क्या होता है कि विनाशकारी बाढ़ें आती है। ये वाला मैंने बता दिया, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब प्रवृत्ति ऊपर में मैंने। अब देखो कि एक क्षेत्र में बाढ़ आती है, दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय के काल में भिन्नता होती है। ठीक है ना, मतलब कि जहाँ पे शुष्कता ज़्यादा होगी यानी टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन आर्द्रता स्थिति भी तीव्रता होगी, मतलब उसका ह्यूमिडिटी भी हाई होगा। ठीक है, लेकिन उसकी आवृत्ति मतलब उसका आकार क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण एक भाग में सुखाड़ आएगा और एक भाग में बाढ़ आएगा। मानसून की वापसी कब होती है, तो अभी मैंने ऊपर में बता ही दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए गर्म वर्षा से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल किस महीना को माना गया है, तो अक्टूबर एवं नवंबर को। क्यों, क्योंकि इसी समय दिन का तापमान उच्च होगा जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होगी। ठीक है, और इसे समानतः क्या कहा जाता है, तो इसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में पूछेगा कि बताइए क्वार की उमस कब होती है, तो जब
गर्मी एवं ठंडी एक दूसरे के ओर परिवर्तन होते हैं, मतलब गर्मी से ठंडी की ओर परिवर्तन होते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, जो पत्तियां झड़ने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, तो आपको लगता है ना कितना अच्छा मौसम है। ऐसा ही मौसम रहना चाहिए कि दिन में हल्का धूप भी है और रात में हल्का ठंडा भी है। तो इसे कौन मौसम के नाम से जाना जाता है, क्वार के उमस के नाम से जाना जाता है, जब दिन का तापमान ऊंचा होता है और रात ठंडी एवं सुहानी होती है। ठीक है, अभी हमने बताया कि मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछेगा, बताइए स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो मौसिनराम। ये कहीं मिलेगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप चित हो जाओगे। अगला है कि बताइए स्थानांतरण चक्रवाती कौन सा दबाव वाला है, तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है। और ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ठीक है, सिंपल सा पूछेगा कि अंडमान सागर के ऊपर कौन सा दाब उत्पन्न होता है, तो निम्न दाब। या पूछेगा कौन सा चक्रवाती निम्न दाब उत्पन्न होता है, तो स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब अंडमान सागर के ऊपर जो उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। डेट्स इट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। पूछेगा कि बताइए वो कौन सा मौसमीय परिघटना है जो विनाशकारी होती है, तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्यों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र आपको पता है ना, ये वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय, और इधर में ज़्यादा तापमान होती है इसलिए ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। अब पूछेगा कि बताइए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या कोरोमंडल तट पर जो अधिक वर्षा होती है वो किस चक्रवात के कारण होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। सिंपल। ठीक है, या ऐसे पूछेगा कि बताइए तटीय क्षेत्र में जो चक्रवात आती है वो किसके कारण आती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण आती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। अगला है वर्षा का वितरण। तो उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 मीटर से अधिक वर्षा होती है, किंतु राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 मीटर से कम होती है। क्यों होती है, जैसे अभी ये हम प्यारा भारत बनाएंगे तो बरसात सीधे जाके यहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या है, ये ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ये क्षेत्र क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कहते हैं। तो इस क्षेत्र में क्योंकि जाके वर्षा गिरा और यहीं पे जाकर पटक दिया, तो पटकने के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्व में। ऐसे देगा तो मौसिनराम, ऐसे देगा तो चेरापूंजी, जो देगा एग्जाम में हम उसके हिसाब से क्वेश्चन डील करेंगे। पूछेगा कि बताइए उत्तर पूर्व क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला समझिए कि राजस्थान और गुजरात में 60 मीटर से कम होती है। क्यों, क्योंकि इधर से बारिश आने पे घटता हुआ चला जाता है ना, तभी ना यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है और फिर यहाँ से उत्तर पूर्व बारिश होकर फिर इधर आता है। तो इसलिए इधर के क्षेत्रों में कम बारिश होती है। ठीक है, कितना, 60 मीटर से कम। किन क्षेत्रों में, तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में। अगला एग्जाम में पूछे कि बताइए वर्षा की विषमता, मतलब अलग अलग रूप है, यानी जहाँ पे अत्यधिक, जैसे कभी कम बारिश हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर बहुत कम हो रहा है, तो ये विषमता कहाँ पाया जाता है, तो वो ऑप्शन दे देगा एग्जाम में। तो वो दे देगा राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश में। हमने बताया कि वृष्टि छाया प्रदेश किधर होते हैं, तो दक्कन के पठार वगैरह क्षेत्र में। ये देखिए प्यारा सा भारत, तो ये क्षेत्र में ये हो गया गुजरात, राजस्थान और ये पश्चिमी घाट। तो मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा की विषमता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है। ठीक है ना। अब अगला पूछा है कि बताइए प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में न तो अधिक गर्मी पड़ती और न ही अधिक सर्दी, इसका कारण क्या है, तो हमने बताया कि समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है ना। ये देखिए इधर में बे ऑफ बंगाल है, इधर में हिंद महासागर है
और इधर में अरब सागर है, तो तीनों ओर से क्षेत्र क्या हुआ, घिरा हुआ समुद्र से प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो इसलिए इधर क्या होगा, न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी न ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस क्वेश्चंस को जितने भी है उसे आप बनाने का प्रयास कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। तो देखो ये वाला जो फैक्ट दिया हुआ है ना, तो ये वाला फैक्ट अपडेटेड है कि नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता। आप एक बार अपडेटेड फैक्ट देख सकते हो। सीधा सा मतलब अभी 12 मुख्य जैव विविधता क्षेत्र बता रहा है ना। तो पहला बात कि मैं देख लेता हूँ अभी अपडेटेड फैक्ट। सॉरी, तो ये वाला ना मुझे अभी मिल नहीं रहा है ना। ये वाला कितने मुख्य है, 12 है जैव विविधता क्षेत्र है ज़्यादा। मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बताऊँगा। भारत में लगभग 47,000 पौधों के प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, अभी कितना अपडेट है ये एक बार आप देख लीजिएगा, मैं अभी नहीं बताऊँगा। आप अपने हिसाब से ये डाटा को चेक कर लीजिएगा। अब देखो कि देशज वनस्पति किसे कहते हैं। देशज मतलब जो हमारे क्षेत्र में मिलता है। जैसे अगर आप पटना के हैं तो आपको पटना में मिलेगा, आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ वाला क्षेत्र में, या कोई डायरेक्ट विदेशी पूछेगा तो जो भारत के क्षेत्र में मिलता है तो वो देशज हो गया हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसे देखेंगे। अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें हैं। कृषि किस पर की जाती है, तो उपजाऊ भूमि पर। ठीक है, जंगल तथा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर। ये दोनों याद रखिएगा। अगला देखो, कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में मिलती हैं, तो मरुस्थल की बलुई मृदा में। पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं, तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो पवनों के ढलान पे जहाँ मृदा की परत गहरी होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ये क्षेत्र है, एक सेकेंड, ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये सूरज है। तो यहाँ पे क्योंकि सूरज सबसे ज़्यादा पड़ती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा वनस्पति की विविधता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तापमान पड़े तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जैव विविधता की विशेषता किस पे निर्भर करती है, तापमान और वायु की नमी पर। जिससे ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा वनस्पति उगेंगे, ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे विविधता होगी, जैव विविधता। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट है कि बताइए हिमालय पर्वत की कौन सी ढलान पे सघन वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, तो दक्षिणी ढलान पर। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही होगी इसलिए। और घाटों में तुलना करें तो कहाँ पे सघन वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, तो पश्चिमी ढलान पे ज़्यादा, यानी पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर पूर्वी ढालों की तुलना में ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। सीधे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पश्चिमी घाट की कौन सी ढलान पर अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, तो पश्चिमी ढलान पर।
ये जो डाटा है ये 2003 का है, तो इसलिए हम अभी इसे नहीं पढ़ेंगे। ये हम 1 वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे। ये भी 2011 का है, तो इसे भी नहीं पढ़ेंगे। जीवोम किसे कहते हैं, यानी बायोम किसे कहते हैं? तो धरातल पर ऐसा विशेष प्रकार का वनस्पति या प्राणी जीवन काल वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं। सिंपल से मतलब जानो, बायोम का मतलब होता है, या जीवोम का मतलब है ना, जहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र यानी जहाँ पे जीवों का बहुत ज़्यादा अधिकता हो, उस क्षेत्र को बायोम कहते हैं। बस इतना है। जीवोम मतलब जीवों का बहुत ज़्यादा मात्रा, जीव और मात्रा, बस इतना ही रखो। जहाँ पे जीवों की अधिक मात्रा होगी या पारिस्थितिकी तंत्र की जहाँ अधिक मात्रा होगी इकोसिस्टम की, वो क्या होगा? बायोम होगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। भारत में कौन कौन वन पाए जाते हैं? तो ये हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है ना, तो इसमें हम अपने टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, तो इसकी झाड़ी परत कितने मीटर से कितने मीटर के बीच में होती है? तो 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर के बीच में। नवीन वृक्ष कितने मीटर से कितने मीटर के बीच में होती है? तो 5 से 20 मीटर के बीच में। वितान परत कितने मीटर से कितने मीटर के बीच में होती है? तो 20 से 40 मीटर। निर्गत परत कितने बीच में होती है? तो 40 से 60 मीटर। सबसे अधिकतम ऊंचाई पे कितना होता है? तो 60 मीटर। बस इतना ही याद रखना। पूछ देगा कि बताइए झाड़ी पर्वत कितने से कितने मीटर के बीच में पाए जाते हैं वनों में? तो 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच। ये हमारा भारत का नक्शा है प्राकृतिक वनस्पति का। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये देखिए, ये सब जो क्षेत्र है ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वाला क्षेत्र। ये मैप आप याद रखिएगा तो ऐसे ही बन जाएंगे। ये एग्जाम बीपीएससी ट्री 2 में पूछा था कि बताइए निम्न में से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन इधर इधर, ये सब पर्णपाती वन। इस तरीके से आप मैप एक बार देख लीजिएगा। अब क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन चलो फिर से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट। ये चारों का चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे दे देगा कि बताइए निम्न में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। वो केरला कर्नाटक भी दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ट्री 2 में दिया हुआ था तमिलनाडु कर्नाटक ऐसे करके। तो आपको पता होगा यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट। सिंपल से यहाँ पे मैप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि इस क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। इस क्षेत्र में वृक्ष कितनी ऊंची मिलती है? तो 60 मीटर से अधिक ऊंची मिलती है। यहाँ पे वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं तीनों उगती है, और क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसलिए साल भर ये वन क्या होगा? हरे भरे होंगे। इस क्षेत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण पौधे मिलते हैं, जैसे आबूनस, जिसे एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना, ये सब किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक सींग वाला गेंडा मिलता है, और ये कहाँ है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में भी मिलते हैं। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि बताइए एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय वन तो पहला हो गया। दूसरा पूछेगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? असम, पश्चिम बंगाल, है ना। तो असम, अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र दोनों। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पहला ही है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन। सीधा एग्जाम में पूछा कि बताइए भारत में सबसे अधिक वन, मतलब सबसे अधिक फैले हुए वन। सबसे अधिक वन तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, लेकिन ऐसे पूछे कि सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इसमें 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी।
हम्म, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आर्द्र या नम पर्णपाती वन। कौन कौन से देखो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भागों में बांटते हैं, पहले आर्द्र और फिर शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित करते हैं। तो पहला आर्द्र पर्णपाती वन देख लेते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये वन कहाँ मिलते हैं, तो पूर्वी भाग में देश के, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। कुछ भी याद ना रहे तो 2-4 भाग याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट का जो भी क्षेत्र आएगा सब, उसके बगल में झारखंड और उसके बगल में छत्तीसगढ़, इतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन में कौन से वन पाए जाते हैं, तो पहला तो सागौन, बांस, साल, चंदन, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ भी याद ना रहे तो एक सागौन याद रखिएगा, एक चंदन, है ना, ये दो कम से कम याद रखिएगा क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत फेमस है ना। और अगला है शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पे क्या होगा, 70 मीटर से 100 मीटर तक वर्षा होगी और ये प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पाए जाएंगे। जितने भी राज्य देंगे प्रायद्वीपीय पठार के, सब में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, यहाँ पे 70 मीटर से कम वर्षा होगी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला क्षेत्र कहते हैं। ये कहाँ मिलती है, तो उत्तर पश्चिम भागों में मिलती है। कौन से राज्य है उसमें, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और इस क्षेत्र में मिलते कौन कौन से हैं वृक्ष, तो अकासिया वृक्ष, खजूर मिलते हैं, यूफोरबिया मिलते हैं और नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं, ये सब प्रजातियाँ वनस्पति की यहाँ पे मिलती है। यहाँ की जो वनस्पति उसकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। क्यों भाई, क्योंकि कंटीले हैं ना, तो आप देखते होंगे ना कंटीले वाले पौधे जो होते हैं वो जड़ उसके बहुत अंदर में रहते हैं, नुकीले टाइप के, इसलिए ना आपको चुभ जाता है। अगला देखिए पर्वतीय वन। तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है कि टेम्परेचर कम पड़ती है, तो इसमें तापमान की कमी होगी। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम पड़ते हैं तो यहाँ के पौधे क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे ना, ठीक है। और ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। अब पर्वतीय वन में भी दो तरीके के हैं। एक है जैसे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसमें क्या होता है कि चौड़ी तथा पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष मिलते हैं। तो पूछे कि बताइए ओक तथा चेस्टनट वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। और उसके अलावा शंकुधारी वन भी मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, जैसे चीर जिसे पाइन कहते हैं इंग्लिश में, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि वन कहाँ मिलते हैं, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। ये सब आप फोटो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं फोटो नहीं दिखा रहा। पर्वतीय वन है, ये कंटीले वन है ना, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो ये सब फोटो आप मिलेगा तो आप देख लीजिएगा मैप पे। इसी में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें क्या होता है कि 3600 सेंटीमीटर के ऊपर में पाई जाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में ही गुज्जर तथा बकरवाल घुमक्कर जातियाँ जो है वो पशुचारण करती है। तो पहला सवाल ये पूछे कि बताइए वह कौन से घुमक्कर जातियाँ है जो पशुचारण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुज्जर तथा बकरवाल। और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ये सब पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है, तो मॉस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। और इस क्षेत्र की कुछ प्रजातियाँ भी देख लीजिए, जैसे कश्मीरी महामृग, यह एक प्रकार का हिरन है, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, याक पता है ना कि ठंडी क्षेत्र में मिलती है, ये पर याद रख लीजिए। लाल पांडा मिलती है, घने वालों वाली भेड़ मिलती है, ये 4-5 कम से कम याद रखिएगा। अगला देखिए मैंग्रोव वन।
तो पहला प्रश्न यही है कि ये वन वहाँ उगते हैं जहाँ पे ज्वार भाटा होता है। ज्वार भाटा हमने ऊपर में बताया है। इसकी पौधे जड़ों में पानी में डूबी रहती है। आप देखो ये है ना, इसकी जड़ें पानी में डूबी हुए। ये किसकी है विशेषता? मैंग्रोव वन की। ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में मिलते हैं। एक और पॉइंट, सुंदरी वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र में। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि बताइए निम्न में से सुंदरी वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र में। और मैंग्रोव वन क्षेत्र में कौन सा जानवर मिलता है जो भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो वो रॉयल बंगाल टाइगर। उसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल भी मिलते हैं। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि हाथी जो है स्तनधारी जानवर, ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं? तो असम, कर्नाटक और केरला में होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे औषधीय पादप का नाम दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। पहला है सर्पगंधा। ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और ये केवल भारत में मिलता है। तब एग्जाम में पूछेगा बताइए कि रक्तचाप के निदान के लिए किस औषधीय पादप का हम प्रयोग करते हैं? तो सर्पगंधा पादप का। अगला है जामुन। तो जामुन के पके हुए फल से सिरका का निर्माण किया जाता है और यह मधुमेह के रोग में सहायता करते हैं, डायबिटीज़ में। ये मीठा होता है लेकिन फिर भी जो मीठा से होता है हमें डायबिटीज़, तो उसके निदान के लिए किस औषधीय पादप का प्रयोग करते हैं? तो जामुन का। अगला है अर्जुन। तो इसका किस में होता है? तो रस कान के दर्द के इलाज में प्रयोग होता है। तो पूछे कि कान के दर्द के इलाज में किस पादप का प्रयोग होता है? तो अर्जुन का होता है। बबूल। बबूल का किस में यूज होता है? तो आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, नीम। तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक के लिए होता है। एग्जाम में पूछे कि बताइए जैव और जीवाणु के प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब कि जीव और जीवाणु को मारने के लिए, है ना। जैसे छोटे छोटे घुन वगैरह लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम नीम का प्रयोग करते हैं जिससे वो मर जाते हैं। ठीक है, अगला पूछेगा कि जुकाम और खांसी की दवा में किसका प्रयोग होता है? तो तुलसी का प्रयोग होता है। ठीक है, और फोड़ा अल्सर या दम्मा रोग के लिए किस पादप का प्रयोग होता है? तो कचनार का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछेंगे। अब ये आपका ना भारत का नक्शा दिया हुआ है कि वन प्राणी कौन है, पक्षी अभ्यारण्य कौन है, नेशनल पार्क कौन है। तो ये आप ना नेशनल पार्क देखिएगा, उसमें देख लीजिएगा, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो ये आप अपने हिसाब से इस मैप को यूज कर लीजिएगा। इसमें लोकेशन नहीं दिया, आप लोकेशन खोज के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगला पूछेगा कि बताइए जंगली गधा तथा ऊंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो कच्छ के रण में मिलते हैं। तथा कच्छ, जंगली गधा किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो कच्छ की रण में मिलते हैं। ठीक है, और ऊंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो थार मरुस्थल में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा देश है जहाँ शेर तथा बाघ एक ही क्षेत्र में मिलते हैं? तो भारत। ठीक है, अगला पूछेगा कि बताइए भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास कौन सा स्थल है? तो गुजरात में गिर जंगल यानी गिर नेशनल पार्क। ठीक है, और बाघ का मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इवन चंपारण में भी मिलता है बाघ। ठीक है ना। अगला पूछेगा कि बताइए एशियाई शेर केवल कहाँ मिलता है? तो गुजरात में मिलता है। गुजरात के कहाँ? गिर नेशनल पार्क या गिर जंगल में। अब बोले कि तेंदुआ किस जाति का सदस्य है? तो बिल्ली जाति का सदस्य है तेंदुआ। अगला क्या पूछेगा कि बताइए हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों की विशेषताएं क्या है? तो वो क्या करते हैं? जलवायु को सहन करते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम में भी वो रहते हैं ना बिना कपड़ा लत्ता के, है ना। अब अगला क्या पूछेगा कि बताइए याक जो है गुच्छेदार सींगों वाला बैल है, ये कहाँ मिलता है? तो वो लद्दाख में मिलता है। उसके अलावा
तिब्बतीय बारहसिंगा, है ना, जंगली भेड़, ये सब कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है। लाल पांडा कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। ठीक है, अगला पूछेगा कि बताइए विश्व में केवल मगरमच्छ की वह कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ भारत में मिलती है? तो घड़ियाल। ये ऐसे पूछेगा कि घड़ियाल केवल कहाँ मिलती है? तो भारत में मिलती है। अगला क्या पूछेगा एग्जाम में कि बताइए वनों तथा आर्द्र क्षेत्र में रहने वाली पक्षी निम्न में से कौन है? तो बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर। ये सब लग रहा है आसान, लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा तो कुछ भी मार के चले आइएगा, मोर उर कुछ भी मार के चले आइएगा, है ना, मोर भी है, मैं इसलिए मजाक में बोल दिया। तो कुछ भी दे देगा, इसके अलावा कोई और पक्षी आपको पता नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा ठंडी वाली कोई भी पक्षी का नाम। अब अगला देखिए, मछली से हमें क्या मिलता है? पौष्टिक आहार। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में, बताइए पौष्टिक आहार हमें किससे मिलती है? तो मछली से मिलती है। और बताइए वृक्षों के परागकण में कौन मदद करते हैं? तो कीड़े मकोड़े मदद करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है ना कि केचुआ हमें मिट्टी की उर्वरता बनाने में मदद करती है, तो इसी तरीके से ये भी। अब देखिए भारत में जो है 14 जैव मिनरल निचय है। अब ये कहाँ कहाँ है, ये आपका काम है कि आप इसे अच्छे से देख के और इसे याद कर लीजिए। सब मैं बताऊंगा तो फिर आप अपने से वर्क क्या कीजिएगा, इसलिए ये आपका काम है कि मन्नार की खाड़ी की क्या विशेषता है, नीलगिरी के क्या है। ये क्लास 11th में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने से बनाइए, है ना। अगला एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पादप उद्यानों को वित्तीय तथा सहायता देने की घोषणा कब बनाई गई? तो 1992 में बनाई गई थी। अब ये कहोगे ये क्या क्वेश्चन है? नहीं, जब एग्जाम में पूछेगा तो आप मुंह बांध दीजिएगा। तो ये हमारा था इस चैप्टर का। आप इन सभी क्वेश्चन को बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से पूछ देगा कि बताइए सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ है। आपको पता नहीं रहेगा तो पंजाब मार के चले आइएगा, है ना, दिल्ली मार के चले आइएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। पूछा कि रबर का संबंध किस वनस्पति से है? तो अभी हमने पढ़ाया था, तो इसलिए ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, जो जो बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है। ये हमारा ख़त्म हुआ। आपको पता है कि जनसंख्या, आपको जो डाटा है वही याद करना है, यहाँ से जनसंख्या का क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये चैप्टर हम छोड़ते हैं। कुछ और बातें मैं बताते चलता हूँ आपको कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की है सक्षमता परीक्षा के लिए। अगर आपके कोई टीचर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताइए, मैं उन्हें अलग से गाइड करूँगा इस यूट्यूब से, ठीक है ना। और ये फ़ीस मात्र 999, ये भी मैं फ्री रखता, लेकिन क्योंकि ये फ़ीस रखना ज़रूरी है, हमसे गुरुजी सब ने बहुत पैसे लिए हैं, तो इसलिए अब टाइम है हम लोगों को पैसे लेने की, ठीक है। तो जो भी आपके टीचर्स हैं आप उन्हें ज़रूर बताइए, और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि उन्हें 48 नंबर चाहिए एग्ज़ाम में लाने के लिए। मैं 70 प्लस पक्का आने की बात करता हूँ, ठीक है ना। पक्का कम से कम 60-70 के बीच में वो लाएंगे, 1 महीना उनके लिए काफ़ी होगी। तो आप ज़रूर बताइए, उन्हें कांटेक्ट करने के लिए बोलिए इस पर। और अब हम अगला क्लास करेंगे क्लास 10 का, जो मैं डेफिनेटली संडे तक, कल और परसों में क्लास 10 को कंप्लीट कराऊंगा। बाकी मैंने एक और चीज़ जो की है आप सभी के लिए कि मैंने सभी क्लासेस को ना चैप्टर वाइज मैंने कट कर दिया है। जैसे क्लास 6 का चैप्टर 7 है हमारा देश भारत, चैप्टर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो मैंने सबको पार्ट वाइज कर दिया है। तो आपको जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगे उस चैप्टर को आप अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए। एक वीडियो 10 से 15 मिनट का है, आसानी से आप हर चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी मैंने 6ठी क्लास का की है, आगे मैं 7वीं का करूँगा, फिर 8वीं का, फिर 9वीं का, और फिर जब 10वीं कंप्लीट हो जाएगी तो उसको भी मैं चैप्टर वाइज कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन के लिए, मेरा कोई पर्पस नहीं कि 10 वीडियो बनाना है, बिल्कुल नहीं। वैसा रहता तो मैं मैराथन लाता ही नहीं। मैराथन लाने का एक ही कारण है कि टाइम की कमी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को उपयोग में लाना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, NCERT क्लास 10 पार्ट 1 एंड फिर पार्ट 2, ठीक है। 2 पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे संडे तक, हर हाल में करेंगे, हर हाल में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं मूव करूँगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, और उसके अलावा एक क्लास में रखूँगा
ज्योग्राफी की, ठीक है ना, जिसमें एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और एक क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट छुपा हुआ चैप्टर है, ठीक है ना, छुपा हुआ सब्जेक्ट है आपके बीपीएससी ट्री का। ये आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये छुपा हुआ चैप्टर है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ट्री 1 एंड ट्री 2 में। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करके 1 महीने पढ़िए। और इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि 80% क्वेश्चन मैं जीएस का सॉल्व करवाऊँगा, चाहे जैसे भी हो। जो भी लेक्चर्स आएंगे आप उसे कंटिन्यू कीजिए, 80% की मैं गारंटी लेता हूँ। अब खुद मिलाना, मैं बाद में नहीं बोलूँगा कि मैंने बोला तो 80% क्वेश्चन आ गए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं वही सोर्सेज का यूज करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे टाइम पास करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सबका टाइम कीमती है, मुझे भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो मिलते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और साथ ही दिसंबर का जो करेंट अफेयर का न्यूज़पेपर का है वो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा, टाइम मिलते ही, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हर हाल में 6 महीने की मैं करेंट अफेयर करवा दूँ आपको न्यूज़पेपर की, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, तो 10 में 8 क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर से ही, बाकी कहीं से नहीं आने वाले। अब कितना भी एडुटेरिया पढ़ लो, एसपीटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बनेंगे 10 में, गारंटी मैं दे रहा हूँ। लिख के ले लो ये बातें मेरी, ये रिकॉर्ड तो हो ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे, ऑल द बेस्ट। फिर से